डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 सिल्क रोड की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है निक मिडलटन ने, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो कैलाश की यात्रा पर आए थे। तो उस यात्रा के दौरान जो उनके अनुभव थे उनको एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इस चैप्टर के प्रति आपकी समझ कितनी है, आप इसको कितना समझ पाए हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स यानी कथनों के कारण बताइए, उनको ऐसा क्यों बोला गया है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। इस आर्टिकल यानी लेख का जो टाइटल है वो सिल्क रोड दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गिविंग द टाइटल सिल्क रोड ऑफ दिस आर्टिकल? द आंसर इज द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड because the author of this article traveled through the old silk route to Mount Kailash। इस आर्टिकल यानी लेख का जो टाइटल है वो सिल्क रोड दिया गया क्योंकि द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल का जो ऑथर यानी लेखक था उसने ट्रेवल किया था, यात्रा किया था थ्रू द ओल्ड सिल्क रूट टू माउंट कैलाश। माउंट कैलाश जाने के लिए उसने पुराने सिल्क मार्ग का उपयोग किया था। अब ये सिल्क मार्ग क्या है? एक ऐसा मार्ग जिस माध्यम से, जिस रास्ते से सिल्क यानी रेशम का व्यापार होता था। दिस हिस्टोरिकल रूट कनेक्टेड अफ्रो यूरेशियन कंट्रीज। यह ऐतिहासिक जो रूट था, मार्ग था, रास्ता था, वह कनेक्ट करता था अफ्रीका को, यूरोप को और एशिया को। यह जो रूट था एशियन कंट्रीज़ को यूरोप और अफ्रीकी कंट्रियों से कनेक्ट करता था। यूरेशिया यानी यूरोप एंड एशिया। एंड इस्टेब्लिश्ड ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस टू द वर्ल्ड। और इस रास्ते ने ही व्यापार स्थापित किया था संसार से। किसका? चाइनीज सिल्क का, चाइनीज रेशम का, भारतीय कपड़ों का और मसालों का। इसी रास्ते के माध्यम से पूरी दुनिया में इन चीज़ों का व्यापार होता था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट्स। चाइनीज सम्राट के जो दरबार होते थे, इंपीरियल मीन्स होता है एम्पायर में जो मुखिया होता है या उसका अधिकारी जो होता है, उसके दरबार में मैस्टिप्स, तिब्बतन मैस्टिप्स मीन्स होता है तिब्बती कुत्ते, क्यों पॉपुलर थे? चाइनीज राजाओं के दरबार में तिब्बती कुत्ते क्यों पॉपुलर थे? क्या कारण था उनके पॉपुलर होने का, लोकप्रिय होने का? ओके, सो द आंसर इज तिब्बत मैस्टिप्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स। चाइना के राजाओं के दरबार में तिब्बती मैस्टिप्स यानी कुत्ते इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि दे वर पॉपुलर एज बिग हंटिंग डॉग्स, क्योंकि वो एक बड़े ही शिकारी कुत्तों के रूप में पहले से ही पॉपुलर थे। दे वर फ्यूरियस, वह बड़े खूंखार आक्रामक होते थे। स्टाउट, हट्टे कट्टे मजबूत होते थे। एंड फियरलेस, और निडर होते थे। एंड ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड, और उनको इसी सिल्क रोड के साथ लाया गया था, के माध्यम से लाया गया था एज ए ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से लाए गए एक उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। वैसे ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि या आदरांजलि होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब गिफ्ट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट हर वाज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्रेस। जो ऑथर का, लेखक का इस जगह, हर जगह के प्रति अनुभव था, वह बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट था, विपरीत था, उल्टा था, अलग था
टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस, इस जगह के बारे में पहले से लिखे गए लेखों या विवरणों से उसका जो अनुभव था वो बिल्कुल अलग था। ऐसा क्यों है? अकाउंट्स आप जानते हैं विवरण या उल्लेख होता है। उसके तो आंसर देखिए, हॉर वॉज अ ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस, यह बहुत ही दयनीय स्थान था। वेयर देयर वाज नो वेजिटेशन, जहाँ बिल्कुल भी घास फूस पेड़ पौधे नहीं थे। वेजिटेशन मीन्स होता है हरियाली। देयर वर ओनली डस्ट, रॉक्स एंड हीप ऑफ ऑल एक्यूमुलेटेड रबल एंड रिफ्यूज एवरीवेयर। वहाँ क्या था? वहाँ केवल डस्ट थी, रॉक्स यानी डस्ट यानी धूल, रॉक्स यानी चट्टाने, हीप ऑफ ऑल एक्यूमुलेटेड रबल, इकट्ठा हुआ ढेर किसका? रबल्स का। रबल्स मीन्स होता है कोई भी टूटी फूटे इन पत्थरों का इनकी चीज़ें, एंड रिफ्यूज मीन्स कूड़ा कचरा, इन सब का वहाँ ढेर लगा हुआ था। बट अर्लियर विजिटर्स, लेकिन इस लेखक के पहले के जो विजिटर्स थे, पहले के जो यात्री थे, फेल्ट स्पिरिचुअलिटी एंड सैंक्टिटी हियर, उन्होंने इस स्थान पर बड़ी ही आध्यात्मिकता और पवित्रता का अनुभव किया था। इट वॉज द कॉन्ट्रास्ट टू आथर्स एक्सपीरियंस आर व्यू, यह ही चीज़ आथर के या लेखक के एक्सपीरियंस से उलट थी, बिल्कुल अलग थी। मतलब जहाँ सब पहले के यात्रियों को, विजिटर्स को यहाँ आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ है, वहाँ वो इस स्थान की प्योरिटी से बहुत प्रभावित हुए थे। इस लेखक के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है। वह उसको वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई सिवाय कंकड़ पत्थर मिट्टी और कई कूड़ा कचरा के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विथ डार्चन। जो ऑथर था इस लेख का, वह डार्चन नामक स्थान से निराश क्यों था? डिसअपॉइंट क्यों था? ओके, सो द आंसर इज द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विथ डार्चन। ऑथर जो था उस डार्चन जगह से डिसअपॉइंट यानी निराश था, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड वाज गिविंग हिम हेल्थ इश्यूज। जो अधिक ऊंचाई थी, हाई अल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से उसको बहुत कई सारी शारीरिक समस्याएं हो रही थी। वाज गिविंग हिम हेल्थ इश्यूज। ही वाज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, वह रात को सो भी नहीं पा रहा था। ड्यू टू कोल्ड, क्योंकि उसको सर्दी हो गई थी। पिलग्रिम्स वर आल्सो नॉट देयर, वहाँ कोई पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री भी नहीं थे। एज द ऑथर अराइव्ड अर्लियर देन पिलग्रिमेज सीजन, क्योंकि ऑथर जो था वह अराइव्ड यानी पहुँच गया था पिलग्रिमेज सीजन यानी तीर्थयात्रियों का जब मौसम चालू होता है उसके पहले, अर्लियर यानी पहले। द प्लेस वाज डस्टी एंड पार्शियली डायरेक्ट, ये जो स्थान था वह डस्टी था, धूल भरा था, एंड पार्शियली डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स होता है जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको छोड़ दिया गया हो। मतलब ऐसा लगता था कि यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ इसको ऐसी इसी की अवस्था में छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। ऑथर ने सोचा कि उसकी सकारात्मक सोच रखने की जो स्ट्रेटजी यानी तरीका था, उसकी सोच थी, वह कम से कम काम करना शुरू कर दी। ऐसा क्यों कहता है? ओके, सो द आंसर इज द ऑथर थॉट दैट, ऑथर ने सोचा कि हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल, उसकी जो पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखने की जो स्ट्रेटजी थी वह अब काम कर रही है। क्यों ऐसा बोला? बिकॉज आफ्टर मच डिसअपॉइंटमेंट एंड हेल्थ इशू, निराशा और बहुत सारे हेल्थ के स्वास्थ्य के कारणों के बावजूद भी विथ डार्चन से ही फाइनली मेट नार्बू, वह अंततः नार्बू नामक एक व्यक्ति से मिला। ही अंडरस्टूड द
ऑथर्स लैंग्वेज, वह लेखक की भाषा को समझता था। सो द ऑथर डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज रिमेनिंग जर्नी, इसलिए ऑथर ने अपनी रिमेनिंग यानी बची हुई जर्नी यानी यात्रा को कंप्लीट करने का निर्णय लिया विथ द न्यू कंपेनियन, इस नए दोस्त के साथ। क्यों नए दोस्त के साथ? बिकॉज नारबू टू वांटेड टू कंप्लीट कोरा, क्योंकि नारबू भी को इस लेखक की भांति कोरा कंप्लीट करना चाहता था, या बौद्धिस्ट जो मेथड्स होती हैं स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की, उसको पूरा करना चाहता था। इस प्रकार से पहले 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जिसमें आपको एक कारण देना था, रीजंस देना था। नाउ कम ऑन टू द सेकंड सेक्शन, ब्रीफली कमेंट ऑन, संक्षिप्त रूप से इन पर आप अपनी टिप्पणी करिए, आप अपने कमेंट दीजिए। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत पर यात्रा करने की लेखक का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, लक्ष्य क्या था। ओके, द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी वाज टू गो टू माउंट कैलाश, इस लेखक की यात्रा का मुख्य उद्देश्य माउंट कैलाश की यात्रा करना था। टू कंप्लीट कोरा, जिससे वह वहां अपना कोरा यानी मेडिटेशन कंप्लीट कर सके, या कि परिक्रमा भी कह सकते हैं, दोनों मीनिंग्स होते हैं। इट इज़ अ मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर, यह एक प्रकार का मेडिटेशन है, ध्यान है, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों यानी बिलीवर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चन, डार्चन में इस लेखक की शारीरिक दशा कैसी हुई थी, क्या झेलना पड़ा था। ओके, व्हेन द ऑथर रीच्ड डार्चन, जब ऑथर डार्चन पहुंचा, ही वॉज नॉट फिजिकली वेल, तो वह शारीरिक रूप से ठीक नहीं था, उसका स्वास्थ्य सही नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप, वह सो नहीं पा रहा था। एट नाइट, रात में, ड्यू टू फ्रीक्वेंट साइनसिस ब्लॉकेज, क्योंकि उसके जो साइनसिस थे, नाक के ऊपर के मार्ग थे, जो अगल बगल साइनस होते हैं, वो ब्लॉक हो रहे थे बार बार। अलॉन्ग विथ कोल्ड, क्योंकि उसको सर्दी भी थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द तिब्बतन डॉक्टर, अगले दिन वह एक तिब्बती डॉक्टर के पास गया। हु गेव सम मेडिसिन्स, जिसने उसको कुछ दवाइयाँ दी थी। द ऑथर स्लेप्ट वेरी साउंडली, ऑथर गहरी नींद, अच्छी खासी नींद लिया था। आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, इन दवाइयों को लेने के बाद। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर्स मीटिंग विथ नारबू, ऑथर की नारबू नामक व्यक्ति से जो मीटिंग थी उसके बारे में आप कमेंट करिए, टिप्पणी करिए। द ऑथर वॉज फीलिंग सॉलिटरी, ऑथर जो था वह एकांत महसूस कर रहा था, अकेलापन महसूस कर रहा था। बिकॉज तथस्टन, इसको बोलते हैं तसेटन, तसेटन या तसेटन। ओके, तसेटन लेफ्ट हिम एंड देयर वर नो पिलग्रिम्स आल्सो, क्योंकि दार्चन में जो उसका ड्राइवर था तफेतन, वो भी छोड़ चुका था, वहाँ तक छोड़कर चला गया था। एंड देयर वर नो पिलग्रिम्स आल्सो, वहाँ तीर्थ यात्री भी नहीं थे। पिलग्रिम्स मीन्स होता है ऐसे व्यक्ति जो किसी रिलीजियस जर्नी पर जाते हैं, तीर्थ यात्री जिनको कहते हैं। कोइंसिडेंटली, संयोगवश, ही मेट नारबू, वह नारबू से मिला। कौन? लेखक। एट लोकल कैफे, एक वहीं के स्थानीय कैफे में, होटल समझ सकते हैं। ही वॉज आल्सो एन अकेडमिशियन, वह भी एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। एंड वॉज देयर टू विजिट कैलाश, और वह भी कैलाश को विजिट यानी यात्रा करने आया था। द ऑथर डिसाइडेड टू गो विथ हिम फॉर कोरा, इसलिए ऑथर यानी लेखक ने उस व्यक्ति के साथ ही कोरा कंप्लीट करने का निर्णय लिया, क्योंकि दोनों लोगों का उद्देश्य ही था कैलाश की यात्रा करना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है तथेतन्स सपोर्ट टू ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान ऑथर की जिस प्रकार से तत्सन ने मदद की थी, तसेतन
ने मदद की थी, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है? सो द आंसर इज तसेतन वाज एन एक्सपीरियंस्ड टैक्सी ड्राइवर। जो तसेतन था वह एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर था। हु ड्रोव द ऑथर अप टू डार्चन, जो डार्चन तक उस लेखक को ले आया था। ही गेव वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस, वह जगहों के बारे में लेखक को कई सारी इंफॉर्मेशन यानी सूचना भी दे रहा था। ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान। ही आल्सो टुक केयर ऑफ द ऑथर, उसने ऑथर का ख्याल भी रखा था। एंड टुक हिम टू द मेडिकल कॉलेज, और उसको मेडिकल कॉलेज भी ले गया था। व्हेन द ऑथर बिकेम इल, जब लेखक इल यानी बीमार पड़ गया था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, एज अ बुद्धिस्ट, एक बौद्ध धर्म को मानने वाले के रूप में, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, ही न्यू दैट, कि वह जानता है कि इट डिड नॉट रियली मैटर, ये चीज़ बहुत मायने नहीं रखती है, इफ़ आई पास्ड अवे, कि मैं मरूं या जीऊं। बट पास्ड अवे मीन्स होता है मर जाना। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसने सोचा कि यदि मेरे पास ये व्यक्ति मर गया तो यह मेरे व्यवसाय के लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया था? तसेतन वाज अ बुद्धिस्ट। आंसर देखिए, तसेतन जो था एक बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। एंड अ बुद्धिस्ट, और जो एक बुद्ध होता है, बिलीव्स दैट, वह इस विश्वास रखता है कि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कि इस जिंदगी का अंत मृत्यु नहीं है। इफ ऑथर वुड डाई, लेकिन यदि ऑथर मरता, ही वुड डायरेक्टली गो टू हेवन, वह निश्चित रूप से सीधे कहाँ जाता? स्वर्ग जाता। एज द कैलाश इज कंसिडर्ड अ हेवनली प्लेस, क्योंकि कैलाश को एक स्वर्गीय स्थान के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ देवताओं का वास है। बट ही वुड लूज हिज बिजनेस एंड क्रेडिबिलिटी इफ द ऑथर वुड डाई, लेकिन यदि ऑथर मर जाता तो वह अपना बिजनेस भी खो देता और उसकी साख पर भी असर पड़ता। बिजनेस खोने का मतलब, क्योंकि उसकी ट्रिप रही होगी, एक बार भेजने का, एक बार आने का, तो पहली चीज़ तो ये कि वो दूसरी ट्रिप का अपना जो पैसा था वो नहीं पाता, और दूसरी चीज़ ये कि उसकी क्रेडिबिलिटी, जो उसकी साख बनी थी एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर के रूप में, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह रखता। इस प्रकार से आपने कुछ क्वेश्चंस देखे। नाउ कम ऑन टू द थर्ड सेक्शन, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस चैप्टर के बारे में बातचीत करना, और जहाँ भी बातचीत की बात आती है उसमें निश्चित रूप से डिस्कशन होता है, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, चाहे चार लोगों के बीच में। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, 4 लोगों के बीच में इस चीज़ को डिस्कस करिए। और डिस्कशन का टॉपिक है द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फॉक। जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, हिल फॉक यानी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनका बिहेवियर बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंटिमेंटल होता है, भावनाओं से भरा होता है। ओके, सो द आंसर इज द हिल फॉक आर वेरी इनोसेंट। जो हिल फॉक यानी पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं वो बड़े ही मासूम होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खुराफात नहीं होती है। एंड सिंपल, और उनका जीवन बड़ा सिंपल होता है। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, वह बहुत ही आदर सत्कार करने वाले होते हैं। एंड रिलीजियस, और धार्मिक भी होते हैं। दे बिलीव इन देयर कस्टम्स, उन्हें अपने रीति रिवाजों पर पूर्ण विश्वास होता है। एंड फियर टू गॉड, और वह भगवान से डरने वाले या गॉड फियरिंग लोग होते हैं, उन्हें भगवान का डर रहता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द रीजन्स व्हाई पीपल विलिंगली अंडरगो द ट्रैवल्स ऑफ डिफिकल्ट जर्नीज। कारण बताइए क्यों लोग विलिंगली माने खुशी खुशी, अंडरगो द ट्रैवल्स ऑफ डिफिकल्ट जर्नी, कठिन यात्राओं के कष्ट को भी खुशी खुशी झेल लेते हैं। इसका कारण क्या है? ट्रेवल्स मीन्स होता है मुश्किल, कठिनता।
There are various reasons why people willingly undergo the travels of difficult journey. इसके बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से लोग कठिन कठिन यात्राएं करते हैं, और वो भी हंसते खेलते खुशी खुशी, है ना। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो पहाड़ों में बसे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे कैलाश हो, चाहे और भी कोई प्लेसेस हों। तो ऐसी कठिन यात्राएं लोग क्यों कर देते हैं? कारण दिया है, सम पीपल डू इट फॉर मेनली एडवेंचर। कुछ लोग तो केवल अपने एडवेंचर यानी साहसिक कार्य को करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। सम फॉर एजुकेशनल पर्पस, कुछ लोग शैक्षिक उद्देश्य से ऐसा करते हैं, उनको कुछ रिसर्च करना होता है। सम फॉर रिलीजियस पर्पस, कुछ लोग धार्मिक उद्देश्य से काम करते हैं, किसी की कोई मनौती है, किसी को बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा करनी है। एंड सम फॉर गेनिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्ट्स ऑफ लाइफ, और कुछ लोग जीवन की विषम परिस्थितियों के अनुभव को गेन यानी प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार की कठिन दुरूह यात्राएं करते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द अकाउंट ऑफ एक्जोटिक प्लेसेस इन लीजेंड्स एंड द रियलिटी। जो एक्जोटिक प्लेसेस होते हैं, विलक्षण स्थान होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ ईश्वर का वास है या इस प्रकार की और भी बातें की जाती हैं, तो वो जो कहानियों में, कथाओं में प्रचलित हैं, क्या वो वास्तव में भी हैं कि नहीं हैं? तो देयर आर मैनी अकाउंट्स ऑफ एक्जोटिक प्लेसेस इन रीजन्स। कहानी किताबों में, पौराणिक कथाओं में इस प्रकार के एक्जोटिक प्लेसेस, इस प्रकार के विलक्षण स्थानों का विवरण मिलता है। एंड द रियलिटी टू, और वास्तविकता में भी इस प्रकार के स्थान हैं। सम प्रोमिनेंट प्लेसेस आर कैलाश, कुछ ख्याति प्राप्त स्थान हैं जैसे कैलाश हो गया, हिमालय हो गया। एंड वेरियस अदर रिलीजियस प्लेसेस, और भी कई सारे धार्मिक जगह हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कन्याकुमारी, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, रामेश्वरम। उसके बाद आता है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में विचार करना। ओके, द क्वेश्चन इज, नोटिस द काइंड ऑफ इंग्लिश द सेशन यूजेज व्हाइल टॉकिंग टू द ऑथर। नोटिस करिए किस प्रकार की इंग्लिश तफेतन यूज करता था ऑथर के साथ, जब वह बात करता था लेखक के साथ। हाउ डू यू थिंक ही पिक्ड इट अप, कैसे सोचते हैं कि वह कैसे इस भाषा को पिक अप कर लिया होगा, सीख लिया होगा। सो द आंसर इज, तथिसन वाज अ टैक्सी ड्राइवर। तथिसन, जैसा कि आप जानते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर था। एंड यूज टू स्पीक बेसिक इंग्लिश, और अक्सर एक साधारण सी अंग्रेजी बोल लेता था। ही हैज़ पिक्ड इट अप बाई हिज इंटरेक्शन विथ इंग्लिश स्पीकिंग टूरिस्ट। वह इस साधारण सी अंग्रेजी को कैसे सीखा? इंग्लिश स्पीकिंग टूरिस्ट के इंटरेक्शन यानी संपर्क में आने से। जब अंग्रेजी बोलने वाले टूरिस्ट यानी विजिटर्स या यात्री आते थे, तो उनके साथ जो उसकी बातचीत होती थी, उनके साथ मेल मिलाप होता था, तो उससे वो भी कुछ टूटी फूटी बेसिक सी इंग्लिश सीख गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द फॉलोइंग अटरेंसेस इंडिकेट। नीचे कहे गए अटरेंस यानी कथन होता है, उनका मतलब क्या है, ये क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई टोल्ड हर थ्रू डेनियल। मैंने उसको डेनियल के माध्यम से बताया। इसका मतलब क्या है? डेनियल के माध्यम से क्यों, सीधे क्यों नहीं? ओके, सो आंसर इज, I told her through Daniel means the speaker told in English to which Daniel translated it for her. इसका मतलब ये है कि स्पीकर यानी जो इस पाठ का लेखक है वह इंग्लिश में बात किया, टू which जिसको डेनियल ने ट्रांसलेट किया, फॉर हर उस महिला के लिए, बिकॉज शी डिड नॉट नो इंग्लिश क्योंकि वह इंग्लिश नहीं जानती थी, इसलिए इसका यहाँ यूज हुआ है थ्रू डेनियल, डेनियल के माध्यम से। उसके बाद सेकंड है,
इट इज़ कोल्ड, यह तो एक सर्दी है, सर्दी जुकाम है। ही सेड फाइनली थ्रू तसितन, उसने अंततः बोला, किससे माध्यम से? तसितन के माध्यम से। मतलब यहाँ भी द्विभाषिया कोई रहा होगा जिसकी भाषा को ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके किसी को बताया गया होगा। आंसर देखिए, ही द डॉक्टर, ही कौन? वह डॉक्टर स्पोक इन तिब्बतन लैंग्वेज, जो डॉक्टर था वह तिब्बत की भाषा बोलता था, टू तसितन, तत्सन के साथ, अबाउट द ऑथर्स हेल्थ, इस लेखक के स्वास्थ्य के बारे में, एंड तत्सन ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश फॉर द ऑथर, और तसितन ने उसकी कही हुई बातों को ऑथर के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया या अनुवाद किया। मतलब जहाँ दो लोग सीधे आपस में बात न करके किसी मीडिएटर के माध्यम से, इंटरप्रेटर के माध्यम से बात करें, वहाँ थ्रू का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों की मीनिंग यानी अर्थों को गेस करिए, अनुमान लगाइए। कोरा है, डोकबा है एंड क्यांग है। तो दीज आंसर देखिए, दीज वर्ड्स आर फाउंड इन तिब्बतन, यह तिब्बती भाषा के शब्द हैं। कोरा का मतलब क्या है? इट मीन्स सरकम एम्बुलेशन, सरकम एम्बुलेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, सरकम एम्बुलेशन। सरकम एम्बुलेशन मीन्स होता है परिक्रमा, किसी होली प्लेस, पवित्र स्थान की जो हम चारों तरफ घूमते हैं उसको सरकम एम्बुलेशन बोलते हैं। इट मीन्स सरकम एम्बुलेशन और रिवोल्यूशन, या कि घूमना बोलते हैं, घुमाव बोलते हैं। कोरा इज बोथ अ टाइप ऑफ पिलग्रिमेज, यह एक प्रकार की तीर्थ यात्रा का प्रकार है, एंड अ टाइप ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस, और यह एक प्रकार की ध्यान का अभ्यास भी है इन तिब्बतन बुद्धिस्ट, जहाँ जो तिब्बत के बुद्धिस्ट करते हैं। डोकबा क्या है? डोकबा का मतलब होता है शेफर्ड, ऐसे व्यक्ति जो भेड़ों को चराते हैं। और थर्ड है क्यांग, क्यांग क्या है? अ वाइल्ड एस ऑफ तिब्बत, यह तिब्बत का एक प्रकार का जंगली गधा है। उसके बाद आते हैं वर्किंग विथ वर्ड्स में, शब्दों के साथ कार्य करना। द नैरेटिव हैज मेनी फ्रेजेस टू डिस्क्राइब द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन साइड राइट, इस चैप्टर में किसी भी जगह की खूबसूरती को प्रदर्शित करने के लिए कई सारे फ्रेज यानी वाक्यांशों को यूज किया गया है, जैसे कि द फॉरेस्ट हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, फॉरेस्ट जिसमें कोई कमी ना हो, हाफ मून आधा चंद्रमा, फ्लोटेड तैरता है, इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई एक बड़े ही अच्छे नीले आसमान में। इस प्रकार की जो सीनिक ब्यूटी को दिखाने के लिए फ्रेज यूज हो गए हैं, फॉरेस्ट है, हाफ मून है, फ्लोटेड है। तो इस प्रकार के और भी वाक्यों को ढूंढिए। स्कैन द टेक्स्ट टू लोकेट द सर्च पिक्चर्स फ्रेजेस, आप इस चैप्टर को स्कैन करिए, स्कैन मतलब पढ़िए, और उसमें उन सेंटेंसेस को लोकेट यानी ढूंढिए जो कि किसी पिक्चर्स वर्णन करते हैं, किसी चीज़ का चित्रण करते हैं, जैसे आपकी आंखों के सामने आ जाए वो चित्र की कैसा होगा। तो हमने कुछ ढूंढे हैं। पहला है एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच रोप्स ग्लोड पिंक। एक्सटेंडेड बैंक मतलब बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ उनका छोर, किसका? क्लाउड्स का। लाइक लॉन्ग फ्रेंच रोप्स, जैसे कि फ्रेंच की लंबी लंबी डबल रोटी जो होती है। ग्लोड पिंक, जो कि गुलाबी गुलाबी ग्लो हो रहा है, चमक रहा है। तो यहाँ ग्लोड, एक्सटेंडेड, फ्रेंच रोप्स, इस प्रकार के वर्ड्स जो है इसकी तस्वीर को दिखाते हैं कि कैसा स्काई रहा होगा। माउंटेन टॉप विथ अ रोज टिंटेड ब्रश, माउंटेन का जो टॉप था वह गुलाबी रंग की लालिमा से ओतप्रोत था। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू क्रिस्प क्लियर स्काई, प्लूम्स ऑफ डस्ट, धूल का जो गुबार है वो हवा में, आसमान में उठता है। We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जिससे किसी भी जगह की तस्वीर जैसा
बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है एक्सप्लेन द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग प्लेसेस। इन जगहों पर जो एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, विशेषण का यूज हुआ है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे शैगी मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर आप जानते हैं, एक विशाल सा कोई व्यक्ति हो, जानवर हो, दैत्य हो, तो वो कैसा है? शैगी है। शैगी मीन्स क्या होता है? आप लॉन्ग डेंस हेयर, मॉन्स्टर कवर्ड विथ लॉन्ग डेंस हेयर, एक ऐसा व्यक्ति या जानवर जिसके बड़े लंबे घने उलझे बाल हों, उसे शैगी मॉन्स्टर्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आया है ब्रैकिश रेक। रेक कैसी है यहाँ? ब्रैकिश। तो हम ये जानते हैं रेक झील होती है, लेकिन उसका गुण क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है? क्यों ब्रैकिश है। इसका मतलब क्या है? रेक्स दैट हैड सॉल्टी वाटर। यहाँ ब्रैकिश का मतलब है सॉल्टी वाटर, ऐसी रेक जिसमें खारा पानी हो, नमकीन पानी हो। उसके बाद है रिकटी टेबल। टेबल कैसी है? रिकटी। रिकटी मीन्स क्या होता है? शेकी और अनस्टेबल, ऐसी चीज़ जो बहुत हिल डुल रही हो और स्टेबल ना हो, स्थायी ना हो, डगमगा रही हो, जिसको हम खटारा भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ की बसें कई होती हैं, है ना, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, लगता है कब कहीं बिगड़ जाए, तो उसे बोलते हैं रिकटी। उसके बाद अगला है हेयर पिन बैंड्स। जिस प्रकार से हेयर लगाने की पिन में बेंड होते हैं, मोड़ होते हैं, इसका मतलब क्या है? हेयर पिन। बेंड तो जानते हैं, मोड़ होता है, लेकिन वो कैसे हैं? हेयर पिन जैसे। तो इसका मतलब है वेरी शार्प बेंड या वेरी शार्प यू टर्न कह सकते हैं। तो एक ऐसे मोड़ जो बहुत ही खतरनाक तरीके से यू टर्न में मुड़ गए हों, उसे हेयर पिन बैंड्स कहते हैं। और अंतिम में है रूडिमेंट्री जनरल स्टोर। रूडिमेंट्री मीन्स होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही बेसिक हो, जिसमें अभी बहुत सा काम करना बाकी हो, उसे रूडिमेंट्री कहते हैं। यहाँ क्या है? जनरल स्टोर कैसे थे? रूडिमेंट्री थे। मतलब ये जो जनरल स्टोर थे, किराना स्टोर थे, उनमें बहुत ही सामान्य बेसिक सी ज़िंदगी की आवश्यकताओं की चीज़ें मिलती थीं। जैसे स्टोर्स दैट प्रोवाइड ओनली सिंपल बेसिक नेसेसरीज ऑफ लाइफ। ऐसे किराना स्टोर्स जो कि ज़िंदगी की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वहाँ सामान्य आवश्यकताओं की चीज़ें मिल सकती हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, इसकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।